नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म की घटना की आज से सीबीआई करेगी जांच। वहीं फोर्डा के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर वापस ली हड़ताल। निर्वाचन आयोग की केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक आज। जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर होगी बातचीत। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशवासियों को करेंगी संबोधित। कल पूरे देश में मनाया जाएगा आजादी का जश्न। देश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को बताया है अवैध। यूक्रेन रूस के कुर्स्क क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है आगे। अमेरिका ने यूक्रेन की चढ़ाई को पुतिन के लिए बताया वास्तविक दुविधा। और पहलवान विनेश फोगाट मामले में फिर बड़ा इंतजार। रजत पदक की अपील पर तीसरी बार टला फैसला। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स 16 अगस्त को सुनाएगा फैसला। अब खबरें विस्तार से। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के सारे पहलू अब सामने आएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कल ही सीबीआई आरजीकर अस्पताल पहुंची और केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड अपने हाथ में ले लिए। सीबीआई ने मामले की जघन्यता को देखते हुए इसकी जांच के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया है। अब आज सीबीआई की 4 सदस्यीय विशेष टीम कोलकाता पहुंचेगी। कोलकाता पहुंचकर टीम पूरे मामले की शुरू से लेकर अभी तक के कोलकाता पुलिस से सारे दस्तावेज लेकर जांच करना शुरू करेगी। टीम के साथ फॉरेंसिक साइंटिस्ट और मेडिकल टीम भी होगी। टीम आज ही घटनास्थल पर भी जाएगी, जहां से सबूत के तौर पर कुछ नमूने लिए जाएंगे। वहीं महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर जारी रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोर्डा के अध्यक्ष अविरल माथुर ने कहा कि हमने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की है और अपनी संशोधित मांगें उनके सामने रखी हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएंगे। हमारी सभी मांगें मान ली गई हैं, इसलिए फोर्डा हड़ताल वापस ले रहा है। मंत्री जी से जो कल अपनी डिमांड्स रखी थी, जैसा हमने अपनी प्रेस रिलीज़ में दी थी, उन्हीं को हमने आज रिफॉर्मुलेट करके वैसी की वैसी ही डिमांड्स हमने मंत्री जी को दी हैं, जिसमें मंत्री जी ने सबसे पहले घटना का संज्ञान लेते हुए घटना की कड़ी निंदा करी है। उन्होंने बताया है कि वो इस चीज़ को मानते हैं कि ये एक डॉक्टर के साथ कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया कि वो डॉक्टर्स को सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे। हमारी क्योंकि सारी जो मांगें थीं, जैसा हमारी प्रेस रिलीज़ में था, उनको अभी मांग लिया गया है। तो हमें ये सोचते हुए लग रहा है, हम सब ने आपस में डिस्कशन किया है कि एज अ संस्था जो हमारी फोर्डा है, हम लोग की सारी डिमांड्स मानने की वजह से हम ये स्ट्राइक को अब विराम देंगे, हम इसे कॉल ऑफ करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके मद्देनजर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों के मद्देनजर आज एक बैठक होनी है। निर्वाचन आयोग और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के बीच होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की थी। बता दें कि चुनाव आयोग पहले ही जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुका है। साथ ही निर्वाचन आयुक्त ने भी आश्वासन दिया है कि कोई भी आंतरिक या बाहरी ताकत चुनाव को बाधित नहीं कर सकती।
निर्वाचन आयोग की केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर होगी। सीईसी के नेतृत्व में आयोग ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की थी। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। इस साल हम आजादी की 78वीं सालगिरह मनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेगी। यह संबोधन आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 पर इसका क्षेत्रीय भाषा संस्करण प्रसारित करेगा। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती और अंतरिम जमानत की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि सीबीआई के काम में कोई दुर्भावना नहीं थी। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ईडी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहले ही अंतरिम जमानत दे चुका है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और द्रास में भी लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां लेह के आयोजित कार्यक्रम में लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, वहीं द्रास में कारगिल जिला पुलिस द्वारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से कारगिल युद्ध स्मारक तक एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश में अशांति काल के दौरान सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। 3 दिनों में सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स के साथ विभिन्न स्तरों पर 83 फ्लैग मीटिंग की। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में 241 गश्त भी की। सीमा पर चौकसी देखते हुए सीमा सुरक्षा बल ने घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम भी किया। इसके लिए बीएसएफ ने बांग्लादेशी सीमा बल की तारीफ भी की है। अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए बीएसएफ ने सीमा पर रहने वाले भारतीयों के साथ भी समन्वय स्थापित किया है। बीएसएफ की ओर से बताया गया है कि सुरक्षा के परिदृश्य से हर एक पहलू की निगरानी की जा रही है। इजराइल हमास संघर्ष जारी है। मंगलवार को इजरायली सेना द्वारा जारी बयान के अनुसार इजरायली सेना ने पिछले कुछ दिनों में दक्षिणी गजा शहर राफा में लगभग 100 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मार गिराया है। बयान में कहा गया है कि राफा के शबूरा जिले में सक्रिय सैनिकों ने एक सशस्त्र आतंकवादी सेल का पता लगाया और एक सटीक हमले के साथ आतंकवादियों को नष्ट कर दिया। वहीं दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में फिलिस्तीनियों मृतकों की संख्या बढ़कर 39,929 हो गई है। खेल की खबरों में पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराए जाने के फैसले और अपील पर अब जो फैसला है और इंतजार अब करना होगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स अब 16 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा। सीएएस की ओर से मंगलवार को फैसला सुनाया जाना था, हालांकि इसे तीसरी बार टाल दिया गया है। अब सीएएस शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा। ऐसे में विनेश फोगाट को पदक पर फैसले के लिए अभी और इंतजार करना होगा। गौरतलब है कि विनेश को पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक के मैच में से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। विनेश ने इसको लेकर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की थी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।